हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इन दोनों टॉपिक के जितने भी एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिस्ट्री आपको पूछी जाएगी तो एसएससी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आने वाले एग्जाम में आपको 1 नंबर ये वीडियो ज़रूर दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल, ये चारों सभ्यता है और इनको मैच करना है। यहाँ पे यदि हम देखेंगे बंदरगाह, हल्के चिन्ह, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट और ग्रेट बाथ। तो यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? तो मोहनजोदड़ो में 2 चीज़ें मिली थी। एक तो सबसे बड़ा धान्यागार जिसे हम ग्रेट ग्रेनरी भी बोलते हैं, और दूसरा मिला था ग्रेट बाथ। तो यहाँ पे ग्रेट बाथ दिया गया है, तो ये आपका ग्रेट बाथ इससे मैच हो जाएगा। सेकंड दिया गया है हड़प्पा। तो हड़प्पा में क्या मिला था? हड़प्पा में मिला था स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, यानी कि बी जो है आपका थर्ड के साथ में मैच हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा में क्या मिला था? कालीबंगा में मिला था हल्के चिन्ह, यानी कि ये सेकंड के साथ में मैच हो जाएगा। और लोथल क्या है? एक प्रकार का बंदरगाह था, तो यहाँ पे जो डी है वो फर्स्ट के साथ में मैच हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको चारों चीज़ें याद हुई होगी और आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या फिर तंग और टेढ़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की बात हो रही है, तो शहरों में जो गलियाँ थी वो सीधी थी, ठीक है, और चौड़ी थी, और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। यानी कि जैसे मान लो ये इधर से एक गली है और दूसरी ये गली है, तो ये एक दूसरे को समकोण पे काट रही है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा किसी और नदी पे था और मोहनजोदड़ो किसी और नदी पे था। तो यहाँ पे हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी पे था? रावी नदी के किनारे स्थित था, ये याद रखना है। और यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी सभ्यताएं थी, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। इन सभी ये जो सभी सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी पर स्थित थी। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं कौन सी नदी पर स्थित थी, उनके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, जैसे हराकंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रिक मैंने बनाई है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ये वीडियो एंड होगा स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। जैसे हराकंगा यानी कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी पे? रावी नदी पे, कालीबंगा गग्गर पे। तो ऐसे ट्रिक मैंने बना रखी हैं, वो आप ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी या फिर अज्ञात या ब्राह्मी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कि हम चित्र देख के ही समझ सकते हैं कि ये इस सभ्यता की लिपि कैसी थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, अज्ञात। और यदि यहाँ पे ऑप्शन भाव चित्रात्मक होता तो हमारा आंसर भाव चित्रात्मक हो जाता, क्योंकि जितने भी डायग्राम बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, वो देख के हम पता करते हैं कि सभ्यता कैसी रही होगी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि हम सबसे बड़े भवन की बात करें तो सबसे बड़ा भवन जो है वो था धान्यागार, यानी कि ग्रेट ग्रेनरी। कई बार हिंदी में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ग्रेट ग्रेनरी। और सेकंड नंबर था विशाल स्नानागार। तो ये है आपका सेकंड नंबर, और सबसे बड़ा था धान्यागार। यदि धान्यागार ऑप्शन में नहीं हो तब आपको आंसर कौन सा सही करना है? विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या फिर नरसिम्हा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना की यदि हम बात करें, वो थी नृत्य करती हुई बालिका। और ये मूर्ति कैसी थी? ये कांसे से निर्मित थी, कांसे से निर्मित। ये भी आपको पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि ये कहाँ पे मिली? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो देवी माता की पूजा जो है वो संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ पे आपको पूछे कि ये मूर्तियाँ कैसी थी, तो ये मूर्तियाँ थी मृण मूर्तियाँ। कैसी मूर्तियाँ? मृण मूर्तियाँ। अब मृण मूर्तियाँ का मतलब क्या होता है? मृण मूर्तियाँ का मतलब है मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ। तो ये जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई थी, ये सभी की सभी मिट्टी से बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने मैच करने वाले में देखा था कि लोथल एक प्रकार का बंदरगाह था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें लोथल, ये जो सभ्यता है ये कहाँ की है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पे है? गुजरात में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? तो आप सभी को पता है लोथल सभ्यता किसकी है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थान है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार या फिर चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ाईगिरी? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मेन जो आधार था वो था कृषि और पशुपालन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कौन सा जो कृषि उत्पाद है वो बनाया था, तो सबसे पहले कपास उगाया था। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे उत्पाद बनाए थे जैसे कि गेहूँ, जौ, चावल, ये सभी थे। और मेन जो है कृषि के साथ में पशुपालन था। ये आपको ध्यान रखना है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देके बताना है कि वैदिक आर्यों का भोजन क्या था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, दूध और इसके उत्पाद। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है जौ और चावल, सी में दिया गया चावल और दालें। तो जितने भी वैदिक आर्य थे उनको चावल का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में ये वैदिक जो पीरियड है यानी कि ये ऋग्वेद में दिया गया है, तो ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और जितने भी ये उत्पाद बनाते थे वो दूध के साथ में और जौ डालकर बनाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, जई, राई या फिर गेहूँ? तो सबसे पहले प्रयोग में आने वाला जो अन्न है वो है जौ, जिसे यव भी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो वैदिक सभ्यता जो थी, ऋग्वैदिक सभ्यता आप सभी को पता है ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी, यानी कि सबसे पहले कौन सा धातु प्रयोग में किया गया था? ये लिया गया था तांबा। और यहाँ पे लोहे से परिचित नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि तांबा के साथ में ये भी आ जाए जैसे कांसा है, पीतल है, पीतल का उल्लेख नहीं है लेकिन कांसे का उल्लेख है, क्योंकि कांसा जो होता है उसी में ही तांबा होता है। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आप सभी को पता है हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में उम्र को 100 साल माना गया है और 100 साल को 4 भागों में यानी कि 25-25 वर्ष की अवधि में निर्धारित की गई है। और सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य,
यानी कि आरंभिक अवस्था जो होती हैं उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। उसके बाद में 25 से लेकर 50 तक वो गृहस्थ जीवन जीता है, और उसके बाद में वानप्रस्थ, और लास्ट में आपका संन्यास आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे है, यदि ये आपको पूछे तो जाबालोपनिषद में इन चारों आश्रमों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया, इसीलिए ये सफल रहे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, व्यवसाय पर। यानी कि शुरू में जो ये वर्ण व्यवस्था है ये व्यवसाय पर आधारित थी। इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है, और इसको जन्म के आधार पर बाद में चेंज कर दिया गया। तो शुरू में किस पे थी, व्यवसाय पर, यानी कि जो कोई भी काम कर सकता था उसी के अनुसार उसको वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। तो यहाँ पे यदि मैं आपको पूछूं कि ऋग्वेद में गाय का कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है, 176। और अधिकांश युद्ध गायों को लेकर लड़े गए थे, ये बात भी सही है। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, ना कि जमीन, तो ये बात भी सही है। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मुलर या फिर जनरल कनिंघम। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। मैक्स मुलर जो है आर्यों को मध्य एशिया से मानते थे, तो इसीलिए सबसे पहले आर्यों को एक जाति के रूप में कहने वाला यूरोपियन था मैक्स मुलर। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या फिर दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, सप्त सिंधु। ये जो सप्त सिंधु क्षेत्र था ये गंगा नदी से लेके सिंधु नदी के बीच में फैला हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण या फिर विधाता। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। समिति जो है वो किसी भी राजा हो या फिर मुखिया हो उसके निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन दोनों में ये मुख्य भूमिका निभाती थी। और यदि आपको पूछे कि ऋग्वेद में समिति का कितनी बार उल्लेख है, तो समिति का 9 बार उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या कहते थे? बलि, विदत, वर्मन या फिर कर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बलि। और जो बलि कलेक्ट करता था यानी कि बलि को संग्रहित करने वाला, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। यानी कि ये जो कर है बलि को संग्रहित करने वाला क्या कहलाता था? करने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कहा जाता था बागदुग। बागदुग, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम में ये ज़रूर रिपीट होगा। तो गायत्री मंत्र यदि आपको पूछे तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। और यदि आपको पूछे कि ऋग्वेद से कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल से। तृतीय मंडल से। एक तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, एक पूछा जाता है सत्यमेव जयते से, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपको पूछे गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य देव को समर्पित है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो सूर्य देव को समर्पित गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देव को। और कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते
लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या फिर मुंडकोपनिषद से? बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद के तृतीय मंडल से, लेकिन सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्रेयी या फिर गार्गी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा गार्गी। और याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो संवाद हुआ था वो एक उपनिषद में लिखा गया है। उस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यकोपनिषद। क्या नाम है इसका? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बृहदारण्यकोपनिषद। इसमें दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में, यहाँ पे इनका उल्लेख है। तो फ्रेंड्स ये थे 25 के। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF ले सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो थैंक यू।